गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अभी कर रहे हैं हम 12th क्लास केमिस्ट्री और 12th क्लास केमिस्ट्री में हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट पढ़ रहे हैं। उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हमने डिफरेंट टर्म्स कंडक्टिविटीज, रजिस्टिविटीज के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। हमने आयनिक सॉल्यूशंस का रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी फाइंड आउट करना सीखा था अपने पिछले वीडियो में बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड्स। जनरली हम सॉलिड के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए सिंपल निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके कंडक्टिविटी सेल को यूज करके डीसी पावर सोर्स की जगह एसी पावर सोर्स करके हमने आयनिक सॉल्यूशंस का, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी फाइंड आउट करना सीखा था। आज पढ़ेंगे कि कैसे कंडक्टिविटी वेरी करती है विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशंस को वेरी करते हैं, सॉल्यूशंस को डाइल्यूट कर देते हैं, देन हाउ वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी चेंज। तो देखो आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ concentration on conductivity। कंडक्टिविटी को सिंपली हम डिनोट करते हैं कापा से, कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं इसको। कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम गिवन कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन की टर्म में हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी भी पढ़ा था। तो मेनली हम मोलरिटी में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो आज पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि जैसे हम कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे ऑन कंडक्टिविटी, या सेकंड वन हम पढ़ेंगे ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा एम से। हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी मींस क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टिविटी ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन। और कंडक्टिविटी सिंपल क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस यूनिटी कंसंट्रेशंस पे वन यूनिटी लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि हाउ कंडक्टिविटी वेरी विद कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं, देखो जब हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़े तो कंसंट्रेशन को हम कैसे इफेक्ट चेंज करेंगे? बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर या सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। यानी सिंपल हम वेरी करेंगे किसको? कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन कैसे वेरी होगी? यानी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी with concentration of electrolyte। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने इलेक्ट्रोलाइट को हमने सॉल्यूशन के अंदर भी स्टडी किया था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दैट आयनाइज इन सॉल्यूशंस। फिर इलेक्ट्रोलाइट की टू टाइप पढ़ी थी हमने, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली 100% आयनाइज हो जाता है, वीक जो पार्शली आयनाइज होता है ना। ये हम पिछले अपने सॉल्यूशन यूनिट में भी पढ़ चुके थे। आज सिंपल हम इनको यूज करेंगे। आप सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक क्या है। हम पढ़ रहे हैं कि कैसे वेरी करेगा ये, क्या? कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे कंसंट्रेशन? देखो एक सिंपली वर्ड यूज करेंगे हम, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स क्या है? प्रोसेस of adding solvent in given solution। देखो जिस सॉल्यूशंस को हमने प्रिपेयर कर रखा है वही सॉल्वेंट ऐड करके, और जनरली अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो ये भी कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर वाटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। तो सिंपली वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन का ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी।
तो ये सेम वर्ड्स है। अब हम कैसे वेरी करता है देखते हैं। कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी को अगर हम देखें, कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, ये हम रजिस्टिविटी से इनवर्स बोलते हैं इसको। और सिंपली अगर किसी सेल की बात करें तो कंडक्टिविटी जैसे अपने पिछले वीडियो में किया था हमने, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर किसी भी गिवन सेल के लिए हमने ये L/A सेल कांस्टेंट के लिए G स्टार यूज किया था, किसके लिए, L/A, यानी यूनिट लेंथ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, और A क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और L/A दोनों ही हम यूनिट ले लें, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली हमने और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया है। उस केस में सेल कांस्टेंट हो जाएगा और अपनी जो कंडक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी, अभी देखो, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। इस फॉर्म में देखो, ये फॉर्मूले से हमने पिछले वीडियो में स्टडी किए थे। अब हमने स्टडी करना है कि कैसे वेरी करेगी। इस फॉर्मूले से देखो हम कैसे इसको कंसिडर करेंगे। अभी हमने कंडक्टिविटी को स्टडी करना है कि कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी। तो हम याद रखेंगे यहाँ जो हमने स्टडी करना है अभी, सिंपली हम ये कहें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लिखे या विद डाइल्यूशन, सेम मीनिंग है। या तो कहें कि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज कैसे करेंगे, जब जो पहले से सॉल्यूशन बना रखा था हमने उसमें और सॉल्वेंट डाल देंगे जिस सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व किया था, या सिंपल अगर अपना एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या बोल सकते हैं, उसमें और पानी डाल देंगे, यानी बाय एडिंग वाटर। तो सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या सिंपली एक वर्ड यूज कर लें हम विद डाइल्यूशन, यानी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ये ध्यान रखना है, डिक्रीज होगी किसके साथ, कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी, डिक्रीज होगी विद डाइल्यूशन। देखो एक तो हमने ऑर्डर याद रखना है, एक एग्जाम में यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है अपना, हमसे पूछते हैं कि वाही कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आपको दे दे, देखो इसके ऊपर अपना क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो मैं एक गिवन टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना है, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके वो क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन हमने उस क्वेश्चन की सेंस को समझ के सोल्व आउट करना है। अब हमें सोल्व करना है, देखो कि कैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस, कि जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चाहे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, चाहे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। ये लिख लेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डाइल्यूशन इन बोथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ प्रोवाइड है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के केस में कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अपना क्वेश्चन बन जाए, वाहे कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। देखो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कहे कि कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो गई है, क्योंकि अभी हमें पता है कि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ ए क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहें हम, क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की है। अगर इस केस में हम उसकी यूनिटी कंसंट्रेशन लेते हैं और वॉल्यूम भी हमने यूनिटी लेना है, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमने वाटर ऐड कर दिया है तो उस यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जनरेट हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, आयन की वजह से हो रहा है। तो जैसे उसमें नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे
तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डाइल्यूशन। किस लिए डिक्रीज हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, जो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है इन क्यूबिक वॉल्यूम में वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयन दैट कैरी करंट in solution also decrease in unit volume। अब जब करंट कैरिंग स्पीसीज डिक्रीज हो जाएंगी तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली आपने ये ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज किसकी वजह से हो गई है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयन दैट कैरी द करंट इन सॉल्यूशन में करंट को कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, वो नंबर ऑफ आयन भी क्या हो गए हैं, डिक्रीज। और अगर नंबर ऑफ आयन भी डिक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में चाहे आपको ये कहे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के केस में ही नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाएंगे डाइल्यूशन के साथ और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन अगर जब कंसंट्रेशन आपको मेंशन कर रखी है तो इसी के अल्टरनेट एक सेकंड हम वर्ड पढ़ा था, यहाँ टर्म्स पढ़ा था हमने, मोलर कंडक्टिविटी। ये सिंपल आपने ध्यान रखना है, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जो कंडक्टिंग कर रहे थे वो आयन की संख्या यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपने पढ़ा था। अब इसी के केस में आपने मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, कैसे वेरी करेगी। देखो ये अगर हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी देखें विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी अगर इस केस में हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, दैट मीन्स कंडक्टिविटी हमने 1 मोलर सॉल्यूशंस की चेक करनी है। इस केस में हम राइट अप करेंगे, देखो कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। तो इस केस में हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों के केस में हम ये कहेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन, लेकिन रीजन दोनों के केस में क्या होगा, वेरी करेगा। तो सिंपली ये राइट अप कर सकते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अब जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना रखा था आपने, अब कौन सा सॉल्यूशन था आपका, उसके डिफरेंट केसेस में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी अगर इसी केस में मोलर कंडक्टिविटी हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करें, अगर यही सॉल्यूशन आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ अपना कोई भी सॉल्यूशन है, देन हमसे पूछे कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो इस केस में तो क्या लिखेंगे हम कि जैसे हमने डाइल्यूशन किया तो हमने तो 1 मोल ऑफ आयन है, चाहे वॉल्यूम कितना भी है, हमने तो 1 मोल ऑफ आयन लेने हैं और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं हम डाइल्यूशन से, क्योंकि क्यूबिक वॉल्यूम की बात तो नहीं कर रहे हम, स्पेसिफिक तो है, हम तो मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। तो गिवन वॉल्यूम में आयन तो क्या रहेंगे 1 मोल, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, दैट मीन्स आयन पहले से फ्री थे, इसलिए आयंस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो आयन दूर दूर होंगे तो फ्रीली मूव करेंगे।
तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो उसका रीजन देना है कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमारा ये सॉल्यूशन है तो इस केस में ये जो हमारी डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी किस वजह से इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, ऑन डाइल्यूशन नेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बट नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। अगर नेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम आयंस आर फ्रीली मूव। और अगर स्पेस ज्यादा होगी, फ्रीली मूव करेंगे तो जितना उसके अंदर मूवमेंट होगा उतना क्या होगी, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमने रीजन क्या देना है कि नेट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। नेट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो नंबर ऑफ आयन तो सेम थे, हमने लिखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास आयंस थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएटेड मान के चलते हैं, फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव क्यों करते हैं कि क्योंकि जो डिफरेंट चार्ज कैटायन है, नाइन है, उनके बीच में अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो जो अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा। कम अट्रैक्शन होगा तो आयन फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसी केस में हम बात करें, अपना ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हमने कंसीडर कर रखा है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके केस में भी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी आपकी। अब मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज किसकी वजह से करेगी ये देखना है हमने। या मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी क्योंकि जैसे हम सॉल्यूशंस को फर्दर डाइल्यूट कर रहे हैं और सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। मान लो पहले वो 70% डिसोसिएट था और भी पानी डाल दिया तो 80% 90% हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों का रीजन अपने पास अलग अलग है। हमसे पूछे कि मोलर कंडक्टिविटी हाउ वेरी विद कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज। अगर पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे इंक्रीज हो रही है तो क्या लिखेंगे, नेट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इसलिए आयन फ्री हो जाते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन वीक हो जाता है तो फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन हमसे पूछे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी हो रही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि जो पार्शली आयनाइज्ड हो रहे हैं उसको और भी डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इस केस में रीजन लिखते हैं, ये ध्यान रखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए यूज करते हैं, जो पार्शली आयनाइज्ड सॉल्यूशन के अंदर। अब इसके केस में अगर हमने रीजन देना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं, याद रहे तो नोट भी कर सकते हो, इट पार्शली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन। फिर क्या लिखेंगे, ऑन डाइल्यूशन, यानी जैसे आप और भी सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, ऑन डाइल्यूशन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीजेज हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, बाकी जहां हम यूज करेंगे उसको हम यहां भी सोल आउट करेंगे। अब ये ध्यान रखना है ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शली आयनाइज है। देखो इसमें रीजन लिखा हमने, वॉल्यूम इंक्रीज होने से आयन फ्री हो गए इसलिए कंडक्टेंस बढ़ गई है। यहां लिखेंगे पार्शली आयनाइज था, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी फर्दर आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा।
और डिसोसिएट होएगा तो नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी को कैसे सोल्व आउट करना है हमने, देखो ये ध्यान रखना है, दोनों के केस में रीजन पूछा जाता है हमसे, तो इसका रीजन देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया डाइल्यूशन से, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई है। यहां लिखेंगे नेट वॉल्यूम बढ़ने से आयंस बिकम फ्री, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इंक्रीज। अब इसी को हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो ग्राफ ड्रा करते हैं दोनों वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। देखो अगर हम ग्राफ ड्रा करें, किसके लिए है ये ग्राफ, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। और ये हम दोनों के केस में पढ़ेंगे कि कैसे वेरिएशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी हो रहा है विद कंसंट्रेशन, यहां दोनों के केस में हम स्टडी करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन हम ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ इधर ले लेते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यहां लेते हैं हम इनवर्स या सिंपली ले हम अंडर रूट सी ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ ड्रा करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें ग्राफ कैसा मिलता है, देखो ऐसे स्टिप ग्राफ मिलेगा आपको। और यही अगर हम ड्रा करें किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये ग्राफ हमें इस केस में ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होता है हमें। ये जो ग्राफ हमने ब्लैक से राइट किया है ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जो हमने ब्लू पेन से नोट किया ये किसके लिए है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेट हम यहां ले लें, हमने ये KCl के लिए ड्रा कर दिया है। और ये जो ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ड्रा कर रहे हैं, लेट ये एसिटिक एसिड के लिए जो एक ऑर्गेनिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, उसके लिए हमने ड्रा किया है। अब देखो इस ग्राफ को वेरिएशन कैसे कर रहा है हमने ये देखना है। हम पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन कर रहे हैं, और वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन को हमने किस टर्म में यहाँ स्टडी किया है, कंसंट्रेशंस को हमने डाइल्यूशंस की टर्म में स्टडी कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके देख रहे हैं। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो अपनी मोलर कंडक्टेंस है वो स्लाइटली इंक्रीज होती आ रही है, जो कंसंट्रेशन है वो इधर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। हम इस ग्राफ को ऐसे राइट टू लेफ्ट की तरफ स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो और ये कंसंट्रेशन जीरो पे कंडक्टिविटी के ग्राफ को क्रॉस कर रहा है। ये जो अपना पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट हमें किसकी इंडिकेशन देता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये कहेंगे जी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो आपका क्रॉस जहां जीरो कंसंट्रेशन पे कर रहा है इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जीरो कंसंट्रेशन पे भी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। लेकिन देखो अब हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये जो ग्राफ है
क्या हो रहा है, स्लाइटली अप हो रहा है, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, जैसे हमने पढ़ा ना डाइल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, तो जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे एक पॉइंट आएगा कि टोटली ये आयनाइज हो रहा है, आयनाइज होएगा तो ये स्टिपली इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ ग्राफ के अंदर देखो ये स्लोली इंक्रीज आ रहा है ग्राफ के अंदर और ये स्टिपली इंक्रीज हो गया है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ ने कहीं भी कंडक्टिविटी वाले एक्सिस को क्रॉस नहीं किया। दैट मीन्स लिमिटिंग कंडक्टिविटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी हमने ध्यान रखना है। अब इसी के केस में देखो राइट अप करते हैं हम कि ग्राफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें सिंपली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ हमें इस केस में मिला है, ये ग्राफ जो आपको ये मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन हमें मिला, इसके लिए हम एक इक्वेशंस डेबे हैकल्स ओनसागर इक्वेशन जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलके हमें केमिस्ट ने इक्वेशन दी उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रही है, यहाँ जो अपना स्लोप है ये इंडिकेट करता है ए की वैल्यू से, ये जो आपका स्लोप है, ये जो पॉइंट है आपका जहां इस लाइन ने क्रॉस किया, ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। या वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी, एक्सिस पे कंसंट्रेशन, स्लोप ए को डिनोट कर रहा है, जहां स्लोप इसको क्रॉस करता है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। और इसके लिए हमें एक रिलेशन मिल गया है कि मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस क्या हो जाएगा आपका ए जो एक कांस्टेंट टर्म है इनटू अंडर रूट सी यानी कंसंट्रेशन। ये इक्वेशंस हमें मिल जाती, इस इक्वेशन से हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशंस को हम नेम से भी जानते हैं और इसको किस नेम से जानते हैं हम, डेबे हैकल ओनसागर इक्वेशन। किसे बोलेंगे हम, डेबे हैकल ओनसागर इक्वेशन। तो कई बार नेम से आपको एमसीक्यू में मिल सकता है कि डेबे हैकल ओनसागर इक्वेशंस कौन सी है, जिसमें मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो ग्राफिकली जो रिलेशन हमने ऑब्टेन किया, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपकी ये जो ग्राफ है अप्रोक्स जीरो कंसंट्रेशन पे कहीं क्रॉस ही नहीं कर रहा है, एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन आती है उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस रन अप करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस केस में अगर अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको ग्राफिकली एक्सट्राप्लोटेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इस केस में मोलर कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और ए क्या है आपका कांस्टेंट है। अगर यहाँ राइट करें हम इक्वेशन में अपना हेयर ए क्या एक कांस्टेंट टर्म है और ये क्या करता है, इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो किस पे डिपेंड करेगा ये कि कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया आपने। सेकंड वन किस पे डिपेंड करेगा ये, चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, कि इलेक्ट्रोलाइट ने डिसोशिएट होके कौन सा कैटाइन और एनाइन दिया, वो मोनोवैलेंट है डाईवैलेंट है, उसके ऊपर चार्ज कितना है और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इस पे क्या डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ ए। लेकिन ये ध्यान रखना ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं। इसी के केस में अगर हम ये राइट करें, देखो एक ही तरह का कोई भी साल्ट है अपना, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास NaCl है, हमारे पास KCl है, दैट मीन्स यहाँ कैटाइन भी मोनोवैलेंट एनाइन भी मोनोवैलेंट, कैटाइन मोनोवैलेंट एनाइन भी,
तो एक ही तरह के हो गए, ये यूनिट चार्ज है तो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ऐसे अगर हम ये कहें कि अपने पास MgCl2 है, CaCl2 है, दैट मीन्स ये भी डाइवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, ये डाइवैलेंट, ये मोनोवैलेंट, तो ये क्या होंगे, सेम टाइप। या हम ये कहें कि अगर डिफरेंस देखना है आपने, कि हम ये कहें कि हमने कंडक्टिविटी चेक करनी है, हम ये कहें कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, सिंपल ये कहें कि KCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, यही किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी, यही हम क्या कह दें कि KBr और NaBr। यानी आपने सिर्फ क्या चेंज किया, कैटाइन कैटाइन, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि एक जैसी है तो एक जैसी एक ही वैल्यू आएगी जिसमें कैटाइन एनाइन के ऊपर चार्ज सेम है, या हम सेम टाइप के ले और उनकी डिफरेंस की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। ये तो किसकी बात की हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये सब जो कंडक्टिविटी हमें एक्सट्राप्लोटेशन से ग्राफ से दी, ये किसने एक्सप्लेन दिया, हमें कोलोच लॉ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करें किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे एक सिंपली क्वेश्चन बन जाता है कि कैन यू फाइंड द कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमसे पूछ ले कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली, तो आपने क्या आंसर देना है इस केस में, नोट। और अगर हमसे रीजन पूछ ले तो क्या लिखना है आपने, क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो यहाँ हमने जो ग्राफ अपना स्टडी किया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, तो हमें ग्राफ इस फॉर्म में मिला था अभी अपना। किसके लिए है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ था अपना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ग्राफ स्टडी करें तो ये जो आपकी वेरिएशंस हो रही थी, जैसे हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज की तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, देखो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलना स्टार्ट कर दिया इसने, तो ये कभी कंडक्टिविटी ग्राफ को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ग्राफिकली हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि उस कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, उसको हम कैलकुलेट इजीली नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट मेजर करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे पास। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी राइट अप करना है हमने। तो सिंपली लिखें कि कैन नॉट फाइंड ग्राफिकली, क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं हम, बिकॉज एट वेरी लो कंसंट्रेशन, या हम ये कहें कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, जब कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो हो जाएगी, इस केस में क्या हो जाएगी, ये कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इतनी कम हो जाएगी उसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी आल्सो वेरी लेस दैट डिफिकल्ट टू मेजर। नहीं, देखो इस ग्राफ को देख के, आप इस ग्राफ को देख के सिंपली ये कह सकते हो, ऑन एक्सट्राप्लोटेशन ग्राफ
नेवर क्रॉस कंडक्टिविटी एक्सिस। देखो कंडक्टिविटी एक्सिस जो अगर एक्स्ट्रा फ्लोटेशन इसी ग्राफ को हम यहाँ एक्स्ट्रा फ्लोटेशन मीन्स आगे बढ़ा देते हैं चाहे कितना भी इंक्रीज करें तो ये इस कंडक्टिविटी वाले एक्सिस को तो क्रॉस करेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि पहले होना शुरू कर दिया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करके कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये प्रॉब्लम भी हमने सोल्व आउट करनी है। अब इसकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद हेल्प ऑफ कोल्डोर्स लॉ करेंगे। और पहले उसकी लॉ की स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डेफिनेशन राइट अप कर लेते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो हम राइट करें, सिंपली बार बार यूज कर रहे हैं हम लैम्डा नोट। हम ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बाकी देखो अब ग्राफ से हमने एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा आपको कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वन कंसंट्रेशन रीच अप टू 0। यानी अगर किसी की सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करें, वो उसकी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी। तो राइट अप कर सकते हैं, लिमिटिंग कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्या लिख सकते हो, व्हेन इट्स कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0। इस केस में अगर किसी सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करें, वो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसी के केस में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोलर कंडक्टिविटी यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ स्टडी करते हैं, कोलरोज लॉ को स्टडी करेंगे। कोलरोज लॉ क्या कहता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, कोलरोज लॉ, या सिंपली क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलरोज लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है, कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन दैट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो फाइंड आउट करेंगे वो ईच आयन की कंडक्टिविटी को सम अप करके निकालेंगे। तो हम क्या राइट अप कर सकते हैं, इसने स्टेटमेंट क्या दी हमें कि कंडक्टिविटी जो होगी ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to sum of conductivity due to each ion present in solutions। तो law of independent migration of ion क्या कहता है हमें, conductivity of solution is total sum of conductivity due to each ion present in solutions। और ये हम किस केस में निकालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकाल सकते हैं। तो वीक के लिए भी काम करेगा और ये स्ट्रॉन्ग के लिए। तो किसी के लिए जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी, टोटल सम ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू ईच आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब इस केस में देखो इसको अगर मैथमेटिकली हम राइट करें तो कैसे राइट करेंगे,
देखो सिंपली राइट अप कर सकते हैं या कंडक्टिविटी, या सिंपली आप ये भी लिखें कि लिमिटिंग कंडक्टिविटी। जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी और सॉल्यूशन की वह क्या होगी? ड्यू टू टोटल सम ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू ईच आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो आपको फॉर एग्जांपल दे दिया, अभी एसीटेट आयन दे दिया है। अब एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता है कि क्या मिलेगा? एसीटेट आयन और प्लस H आयन एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम। देखो इस केस में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, किसकी? एसिटिक एसिड की। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। अब इसकी कंडक्टिविटी लेट हमारे पास क्या है? एसीटेट आयन मेंशन कर देते हैं। इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ड्यू टू H आयन। लैम्डा डिग्री से डिनोट करते हैं कि एनायन की वजह से कितनी है, कैटायन की वजह से कितनी है, तो दोनों का क्या कर देना है हमने? सम अप कर देना है। ऐसे ही सम अप कर देंगे हम ड्यू टू H आयन। इसी के केस में अगर हमने फाइंड आउट करनी है, अगर हमें किसी भी डाई ट्राइवेलेंट कोई भी हम ऐसा मान ले, तो हमने क्या करना है? उसको सम अप कर देना है जितने आयन प्रोड्यूस हो रहा है। जरूरी नहीं वीक का करें। लेट हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का फाइंड आउट करना है, तो हमें मैग्नीशियम आयन दे रहा है और दो क्या दे रहा है? क्लोराइड आयन। इस केस में हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। इसकी वजह से हो रही है लेट लैम्डा डिग्री Mg2 और इससे हो रही है Cl नेगेटिव। अब इस केस में ये ध्यान देखना, देखो ईच आयन लिखा है यहाँ पे, तो हर आयन को, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपने MgCl2 के लिए फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी ड्यू टू मैग्नीशियम आयन प्लस क्या करेंगे? देखो ऐसे दो आयन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कंडक्टिविटी ड्यू टू क्लोराइड आयन। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिटिंग कंडक्टिविटीज। और यही क्या है आपका? कोलरोज लॉ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब इसी के केस में देखो, अगर हमने फाइंड आउट करनी हो एक मैथमेटिकली, किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं? इसने कहा कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और अगर हमें क्या फाइंड आउट कर लिया है? मोलर कंडक्टिविटी, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस कितना परसेंटेज आउट ऑफ गिवन डिसोसिएट हो गया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट होता है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या रहती है? 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की किससे निकाल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिलेशन से। ये रिलेशन हमने याद रखना है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैटायन एनायन की वजह से, लेकिन ये ध्यान रखना है उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितने कैटायन एनायन बनेंगे उसी को सम अप करना है हमने। तो हम क्या निकाल सकते हैं? लिमिटिंग मोलर निकालने का अपने पास फॉर्मूला था कंडक्टिविटी से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के केस में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो यहाँ अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने फाइंड आउट करना है क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सेकंड वन, अगर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है
डिसोसिएशन कांस्टेंट in case of weak electrolyte। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है हमने। अब लेट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड ही ले लिया। अब एसिटिक एसिड को जैसे ही हमने एक्वस सॉल्यूशन में प्लेस किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम का साइन यूज करेंगे। क्या देगा हमें ये एसीटेट आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में और साथ में क्या देता है H आयन। अब अगर हम मान के चलें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट की हमने उस दौरान इसकी कंसंट्रेशन C थी। अभी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, इन दोनों की कंसंट्रेशन 0, क्योंकि अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट ही की है। जब आपका टाइम 0 है यानी, लेकिन जब T टाइम पे निकालेंगे, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, दैट मीन्स ये C कंसंट्रेशन थी, एक एक आयन दे रहा है तो C अल्फा ये हो जाएगी, C अल्फा ये हो जाएगी। अब कंप्लीट 1 कंसंट्रेशन थी तो 1 में से ये माइनस करके लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी हमारी C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है हमने, तो हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसको अगर एसिड का कर रहे हैं तो Ka से, यानी K कांस्टेंट के लिए और A फॉर एसिड, बेस है तो B, साल्ट है तो हम डिफरेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट ए गिवन टाइम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो C अल्फा होगी आपकी एसीटेट आयन की इंटू C अल्फा H आयन। रिएक्टेंट की कितनी है हमारे पास C इंटू 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C कैंसिल कर देंगे तो अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला बच गया, देखो एक C हमारे पास बच गया अल्फा की स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो एक हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला बन गया है। हमने सिंपल ये याद रखना है, लेकिन ये लिखना इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन भी अलग देगा। अगर 2 आयन दे रहा है तो हम यहाँ 2 मेंशन कर लेते, तो इस फॉर्म में आपने ये भी फॉर्मूला याद रखना है। तो हम राइट अप कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है कोलरोज लॉ की। तो एप्लीकेशन क्या होंगी, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोज लॉ। फर्स्ट वन एप्लीकेशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड वन एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हम इसी को K की वैल्यू को किससे लिमिटिंग और मोलर कंडक्टिविटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यही अगर आपने K की वैल्यू अल्फा से ना निकाल के आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा है, कंसंट्रेशन मेंशन है, तो इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कंसंट्रेशन इनटू क्या करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। तो इससे भी क्या निकल जाएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। नहीं हम सिंपली मैक्सिमम इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके क्या करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे। आज आपने इतना ही करना है, कल प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स की अपने अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट।